नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार 22 नवंबर को G20 समिट की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज की दुनिया चुनौती से भरी हुई है। इसमें आपसी विश्वास ही है जो हमें बांधता है, एक दूसरे से जोड़े रखता है। जब मैंने इस वर्चुअल समिट का प्रस्ताव रखा था तब मुझे पूर्वानुमान नहीं था कि आज की वैश्विक स्थिति कैसी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिमी एशिया क्षेत्र में अस्थिरता और असुरक्षा की स्थिति हम सबके लिए चिंता का विषय है। आज हम सभी का एक साथ आना इस बात का प्रतीक है कि हम सभी मुद्दों के प्रति संवेदनशील हैं और इनके समाधान के लिए एक साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हम मानते हैं कि आतंकवाद हम सभी को अस्वीकार्य है, नागरिकों की मौत कहीं भी हो निंदनीय है। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 वर्चुअल समिट के दौरान हमास और इस्राएल के बीच आज हुए युद्ध विराम के समझौते का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज हुए बंधकों की रिहाई के समाचार का हम स्वागत करते हैं। मानवीय सहायता का समय से और निरंतर पहुंचना आवश्यक है। ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि इस्राएल और हमास की लड़ाई किसी तरह का क्षेत्रीय रूप धारण ना कर ले। हमें उम्मीद है कि सभी बंधकों को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि G20 का यह वर्चुअल शिखर सम्मेलन दिल्ली घोषणा पत्र के क्रियान्वयन पर चर्चा, वैश्विक शासन में कमियों को दूर करने, महत्वपूर्ण चुनौतियों पर सहयोग बढ़ाने, रूस यूक्रेन युद्ध और इस्राएल हमास में जारी संघर्ष के प्रभाव पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस बीच खबर सामने आई है कि इस एनकाउंटर के दौरान सेना के कैप्टन शहीद हो गए और 3 जवान घायल हुए हैं। बता दें है जानकारी सूत्रों द्वारा दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजौरी इलाके में आतंकियों की सूचना मिलने के बाद सेना की स्पेशल फोर्स और पुलिस ने यहां तलाशी अभियान चलाया था, जिसके बाद यह मुठभेड़ शुरू हुई। वहीं पिछले हफ्ते भी राजौरी में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया था। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल के जंगल पिछले कुछ वर्षों में कई मुठभेड़ों के बाद सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि आतंकवादी इन घने जंगलों का इस्तेमाल छुपने के लिए करते हैं। उत्तरकाशी टनल हादसे में पिछले 11 दिनों से सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के अब जल्द ही बाहर आने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टनल के एंट्री पॉइंट से अमेरिकी ऑगर मशीन के जरिए करीब 42 मीटर तक 800 mm का पाइप ड्रिल किया जा चुका है। अब लगभग 18 मीटर की ड्रिलिंग बाकी है और बाकी की ड्रिलिंग का काम कल गुरुवार सुबह तक पूरा होने की उम्मीद है। अब ऐसे में ड्रिलिंग का काम पूरा होने के बाद यहां से 32 इंच की पाइप को अंदर डाला जाएगा, जिसके जरिए मजदूर रेंगते हुए बाहर निकल आएंगे। इस बात की जानकारी देते हुए उत्तराखंड के सड़क और परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी महमूद अहमद ने कहा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कुल 39 मीटर की ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। अनुमान है कि मजदूर 57 मीटर नीचे फंसे हैं, इसलिए अब सिर्फ 18 मीटर की ड्रिलिंग ही रह गई है। इसे भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने आगे यह भी बताया कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन देर रात तक खुशखबरी मिल सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की गई पनौती वाली टिप्पणी पर बीजेपी ने चुनाव आयोग का रुख किया है। कांग्रेस नेता की टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने आज बुधवार 22 नवंबर को उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की। और केवल राहुल गांधी ही नहीं, बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, बीजेपी नेता ओम पाठक और राधा मोहन दास अग्रवाल ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत देते हुए खड़गे और राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पहले आपको बता दें कि आखिर ये मामला है क्या। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि पीएम का मतलब पनौती मोदी है। उन्होंने कहा था कि भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल के दौरान अहमदाबाद स्टेडियम में पीएम मोदी की उपस्थिति देश की टीम के लिए दुर्भाग्य लेकर आई और वह मैच हार गई। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया था कि पीएम मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय उनकी जाति को ओबीसी लिस्ट में शामिल किया गया था। इतना ही नहीं, खड़गे ने उन्हें झूठों का सरदार भी करार दिया था। 25 नवंबर को होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव ने राज्य का सियासी पारा चढ़ा रखा है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव से पहले राज्य के 2 मुख्य राजनीतिक दलों के बीच तीखी बयानबाजी और जुबानी जंग जारी है। इसी कड़ी में आज बुधवार 22 नवंबर को राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि भाजपा की सभाओं में भारत माता की जय की जाती है। जैसे मैं बोलूं भारत माता की जय तो सब लोग भारत माता की जय करते हैं, मगर ये भारत माता जो है ये है क्या? कि भारत की जनता है। जब हम भारत माता की जय करते हैं तो हम भारत माता की जनता की जय करते हैं। उन्होंने सभा से पूछा कि भारत माता में आज सबसे बड़ा सवाल है कि सोने की चिड़िया में किसकी कितनी भागीदारी है। राहुल गांधी ने कहा कि सोने की चिड़िया धन पैदा करती है। सवाल ये है कि आज इस देश में धन को कैसे बांटा जा रहा है, किसके हाथ जा रहा है? क्या सचमुच में हिंदुस्तान का धन भारत माता की जनता के हाथ में जा रहा है, या फिर भारत माता का धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि नरेंद्र मोदी हर भाषण में कहते थे कि भाई और बहनों में ओबीसी वर्ग का हूं। राहुल गांधी ने पूछा कि ओबीसी की हिंदुस्तान में क्या आबादी है, कोई बता सकता है? हिंदुस्तान में कितने ओबीसी हैं, कोई नहीं बता सकता। किसी को नहीं मालूम कि पिछड़ों की आज हिंदुस्तान में क्या आबादी है। इसलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा कि हम भारत माता की जय करते हैं, मगर भारत माता में किसकी कितनी आबादी है ये किसी को नहीं मालूम। इसलिए मैंने सदन में जाति जनगणना की मांग की। मैंने कहा कि अगर हमें सचमुच में लोगों को भागीदारी देनी है, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट को भागीदारी देनी है, तो सबसे पहला कदम जाति जनगणना का है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्लियामेंट में जिस दिन मैंने ये बात कही उस दिन से नरेंद्र मोदी जी के भाषण बदल गए। पहले कहते थे कि मैं ओबीसी हूँ। जब मैंने ओबीसी की आबादी का सवाल उठाया उसके बाद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई और बहनों, हिंदुस्तान में सिर्फ एक जाति है, वो है गरीब। वोट लेने के लिए नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं, लेकिन जब ओबीसी की भागीदारी देने का सवाल आया, उनकी सच्ची शक्ति, उनकी आबादी पता लगाने की बात आई, तब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश में ओबीसी है ही नहीं, न दलित है, न आदिवासी और न ही जनरल हैं। यहाँ सिर्फ एक जाति है, वो है गरीब। राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी का चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है, जिसके लिए पार्टी के स्टार प्रचारक लगातार राज्य का दौरा कर चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राजस्थान में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राज्य की सत्तारूढ़ गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्री ने कहा कि 3 दिसंबर को राजस्थान में कांग्रेस जा रही है और बीजेपी आ रही है। अमित शाह ने कहा कि भारत के भविष्य में जो भी परेशानियां पैदा हुई हैं, वह केवल राहुल गांधी परिवार और कांग्रेस के कारण हुआ है। कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार भारत के राहु और केतु हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में जारी तीखी बयानबाजी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज भीलवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भीलवाड़ा ने मुझे जब जब बुलाया है तब तब मैं आया हूँ। भीलवाड़ा ने मुझे बिना मांगे सब कुछ दिया है। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि भगवान देव नारायण पर आस्था रखने वाले सभी नौजवानों को कांग्रेस के दिल्ली के नेता चुनौती दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि गहलोत जी को फिर से सीएम बनाएंगे। दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं का अहंकार देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए आगे कहा कि आप लोगों को कांग्रेस का इतिहास मालूम है। कोई भी कांग्रेस में सच बोले और सच बोलने के कारण इस परिवार को अगर थोड़ी सी भी असुविधा हो जाए, थोड़ा भी अगर चुभ जाए, तो मान लेना कि उसकी राजनीति तो गड्ढे में गई। पूरे कांग्रेस में जिसने परिवार के सामने कुछ भी बोला वो मरा समझो। पीएम मोदी ने कहा कि राजेश पायलट जी ने एक बार कांग्रेस के परिवार को उसकी भलाई के लिए चुनौती दी थी, फिर वे भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सज़ा दी, उसके बेटे को भी सज़ा देने में लगे हुए हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, जो खुन्नस है, वह बेटे पर निकाल रहे हैं। कांग्रेस तबाह हो जाए, लेकिन जो परिवार के खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा उसको तो बर्बाद करके ही रहेंगे। ये इनकी परिवारवादी राजनीति है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक एनआईए ने आज बुधवार 22 नवंबर को पंजाब और हरियाणा के 14 स्थानों पर छापेमारी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये छापेमारी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमले की जांच के मामले में की गई है। जांच से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच के लिए एनआईए ने सैन फ्रांसिस्को का अगस्त 2023 में दौरा किया था। इसके तहत हमले करने वालों की जानकारी जुटाई गई थी। जांच एजेंसी ने कहा कि जांच के दौरान भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमले की साजिश रचने वाले कुछ लोगों की पहचान की गई है। एनआईए के प्रवक्ता ने बताया कि वाणिज्य दूतावास पर 19 मार्च और 2 जुलाई को हमला किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि कार्रवाई के दौरान आरोपी व्यक्तियों से संबंधित जानकारी वाले डिजिटल डेटा को जब्त कर लिया गया है और साथ ही अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एजेंसी लोगों के अवैध रूप से प्रवेश करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों को चोट पहुंचाने और इमारत में आगजनी जैसे अपराधों के संबंध के मामले में जांच कर रही है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच पैदा हुए तनाव में भारत ने कनाडाई लोगों के लिए ई वीज़ा सर्विस को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन अब खबर सामने आई है कि दोनों देशों के मध्य जारी तनाव के बीच भारत ने 2 महीने की रोक के बाद कनाडाई लोगों के लिए ई वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। बता दें कि यह जानकारी सूत्रों द्वारा दी गई। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि भारत ने लगभग 2 महीने की रोक के बाद कनाडाई नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि दोनों देशों के मध्य राजनयिक विवाद के बीच 21 सितंबर को वीज़ा सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं। दरअसल कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के मामले में भारतीय एजेंट्स के शामिल होने का आरोप लगाया था। वहीं भारत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कनाडा के दावों के समर्थन में उससे सबूत पेश करने की मांग की थी। विमानन निदेशालय DGCA ने एयर इंडिया पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह जुर्माना वैध टिकट रखने वाले यात्रियों को बोर्डिंग से इनकार करने और उसके बाद यात्रियों को अनिवार्य मुआवजा नहीं देने के लिए एयर इंडिया पर लगाया गया है। DGCA ने एक बयान में कहा कि एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और साथ ही मामले को लेकर व्यक्तिगत सुनवाई भी की गई थी। DGCA ने इसे एक गंभीर चिंता का विषय करार देते हुए एयरलाइन को सलाह दी है कि वह इस मुद्दे को हल करने के लिए तुरंत सिस्टम लगाए। ऐसा नहीं करने पर DGCA द्वारा आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी यात्री को वैध टिकट होने के बावजूद बोर्डिंग से वंचित कर दिया जाता है और उसने समय पर हवाई अड्डे पर सूचना दी है तो DGCA के अनुसार संबंधित एयरलाइन को कुछ नियमों का पालन जरूर करना होगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।